हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं एग्जाम टूल्स चैनल और आज मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर लेके आया हूं आपके लिए। ये 10th क्लास का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर है जो कि आप 9th क्लास में भी इसका कुछ बेसिक आप पढ़े होंगे, लेकिन आज हम पूरा बेसिक से लेके आपका 10th क्लास का सिलेबस ख़त्म करेंगे। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है ये आपका 10th क्लास में तो पढ़ना है ही, 10th क्लास में तो ये आपके एग्ज़ाम में 10 मार्क्स दे के जाएगा, लेकिन इसका उससे ज़्यादा यूज इसका आगे के क्लास में है। अगर आप मैथ लेके पढ़ना चाहते हैं या मैथ नहीं भी लेके पढ़ना चाहते हैं, फिर भी ये आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है। तो उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे हम इसी तरह के और चैप्टर लेके आते रहेंगे ताकि हम हर चैप्टर लेके आएँ और आपको एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए इसको देखते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेसिक से स्टार्ट करते हैं। जैसे आप लोग पहले क्लासेज में पढ़े होंगे नंबर लाइंस। नंबर लाइंस क्या है? एक लाइंस होता था, उस पे मिडिल में 0 होता था और दोनों तरफ इस तरफ पॉजिटिव नंबर, एक तरफ निगेटिव नंबर्स होते थे। अपने जो लेफ्ट तरफ होते थे, लेफ्ट साइड जो होता है उस तरफ निगेटिव नंबर्स होते थे और राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स होते थे। और हमको लेंथ निकालना होता था कि नंबर लाइन पे यहाँ से इस पोजीशन से -2 से लेके 5 तक कितने यूनिट डिस्टेंस हुए, इस तरह से निकालते थे। लेकिन ये हो गया 1 डायमेंशनल। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वो है 2 डायमेंशनल। तो इसमें सिर्फ एक नंबर लाइन नहीं होंगे, इसमें 2 नंबर लाइन होंगे और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे और उसका भी नाम होगा। और जो लाइन हॉरिजॉन्टल होगा उसका एक्स एक्सिस नाम होगा और जो लाइन वर्टिकल होगा उसका बाई एक्सिस नाम होगा। और दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करेंगे और जिस पॉइंट पे ये कट करेंगे एक दूसरे को, उस पॉइंट का नाम O है और ये इसको ओरिजिन बोलते हैं। उसका कोऑर्डिनेट 0 0 होता है। अब कोऑर्डिनेट क्या होता है? अब कोऑर्डिनेट का ही सब जगह आजकल जो दुनिया है वो कोऑर्डिनेट पे ही चल रही है। अब जैसे आप मान लीजिए आप मोबाइल यूज करते होंगे तो गूगल मैप यूज करते होंगे, तो गूगल मैप भी कोऑर्डिनेट सिस्टम पे चलता है। आप किसी भी जगह का, दिल्ली का कोई भी जगह जैसे कुतुब मीनार का पोजीशन सर्च करते हैं तो उसमें फीड किया हुआ है, उसमें उसका कोऑर्डिनेट फीड किया हुआ है। कोऑर्डिनेट ही किसी पॉइंट का एड्रेस होता है। तो अगर हम कोई प्लेन में कोई पॉइंट दे देते हैं, जैसे यहाँ पे कोई P पॉइंट है, तो इसका एड्रेस क्या होगा? ये पॉइंट P का कुछ पता होगा कि पॉइंट P का क्या है, कहाँ पे है, तो इसका एड्रेस ही इसका कोऑर्डिनेट है और उसको हम दिखाते हैं जैसे x बाई। अब जो पॉइंट P है वो x बाई कोऑर्डिनेट पे है, x बाई प्लेन में ये x बाई कोऑर्डिनेट पे है। मतलब ये जो पहले हम दिखाए x, ये x एक्सिस के अलोंग है और जो बाई दिखाए वो बाई एक्सिस के अलोंग इसका डिस्टेंस है। तो अगर कोई भी पॉइंट P को हम x बाई कहते हैं तो हमको कैसे पता चलेगा कि x डिस्टेंस क्या है? हम उस पॉइंट से, इस पॉइंट से x एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालेंगे, इस पॉइंट से x एक्सिस पे परपेंडिकुलर लाएंगे और इस पॉइंट से बाई एक्सिस पे भी परपेंडिकुलर डालेंगे, इस पॉइंट से बाई एक्सिस पे भी परपेंडिकुलर डालेंगे। अब जो इसको 2 तरह से कह सकते हैं कि पॉइंट P का जो डिस्टेंस बाई से है, बाई से जो डिस्टेंस पॉइंट P का है वो x का वैल्यू होगा। या इसको इस तरह से कह सकते हैं, जब पॉइंट P से x एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाले तो जहाँ पे x एक्सिस को काटा, ओरिजिन से उस पॉइंट की दूरी उसका x कोऑर्डिनेट होगा। उसी तरह बाई का भी, जैसे हम पॉइंट P से अगर
एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाले तो जो एक्स एक्सिस से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस हुआ, ये डिस्टेंस ये बाई कहला गया। इसको अगर x का दिए तो ये बाई हो गया, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं x बाई से। पहले x की दूरी, उसके बाद बाई की दूरी। पहले x की दूरी देना है, उसके बाद बाई की दूरी। इसमें x को अगर x बाई से रिप्रेजेंट करते हैं तो x को बोलते हैं x कोऑर्डिनेट या एब्सिसा, और बाई को बोलते हैं बाई कोऑर्डिनेट या ऑर्डिनेट। x जो है ये पॉइंट x है, जो x को बोलते हैं x कोऑर्डिनेट या एब्सिसा, और बाई को बोलते हैं बाई कोऑर्डिनेट या ऑर्डिनेट। तो अभी से हम किसी भी पॉइंट को डिफाइन करेंगे उसके x कोऑर्डिनेट और बाई कोऑर्डिनेट में। तो अगर कोई पॉइंट P है तो उसका x कोऑर्डिनेट और बाई कोऑर्डिनेट होगा। कहीं पे भी पॉइंट है तो उसका 2 कोऑर्डिनेट होगा। अगर एक प्लेन में वो पॉइंट कहीं भी है तो 2 कोऑर्डिनेट होगा। अच्छा, 2 कोऑर्डिनेट है तो जब ये दोनों लाइन एक दूसरे को परपेंडिकुलर काट रही है तो ये 4 भाग में बट जा रहा है, 4 भाग में बट जा रहा है। अब चारों भाग का कुछ ना कुछ नाम है, तो चलिए क्या क्या नाम है। ये पहला भाग फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, दूसरा भाग सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, तीसरा थर्ड क्वाड्रेंट, चौथा जो है फोर्थ क्वाड्रेंट। 4 भाग में बटा है इसलिए इसको क्वाड्रेंट बोलते हैं, क्वार्टर बोलते हैं। 4 भाग में चौथे पोर्शन को क्वार्टर बोलते हैं, इसलिए इसको क्वाड्रेंट बोलते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ये हमेशा एंटी क्लॉकवाइज चलता है। घड़ी जो है क्लॉकवाइज जो है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन कैसा होता है, घड़ी जो है इस तरह से चलता है, लेकिन ये जो है एंटी क्लॉकवाइज चलता है। अब ये क्वाड्रेंट का क्या इम्पोर्टेंस है, तो क्वाड्रेंट का इम्पोर्टेंस ये है कि हम देख रहे हैं जैसे इस क्वाड्रेंट में, इस क्षेत्र में अगर कोई भी पॉइंट होगा, कोई भी पॉइंट, मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट होगा, तो अगर यहाँ पे कोई पॉइंट होगा इस क्षेत्र में तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट और बाई कोऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव होगा। क्योंकि इस क्वाड्रेंट में कहीं भी लाई करेगा, इस क्वाड्रेंट में कहीं भी ये पॉइंट रहेगा तो इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे और यहाँ पे अगर है तो इसके करस्पॉन्डिंग ये बाई भी पॉजिटिव और एक्स भी पॉजिटिव। एक्स राइट साइड में पॉजिटिव होता है, बाई अप साइड में पॉजिटिव होता है। उसी तरह एक्स लेफ्ट साइड में निगेटिव होता है और बाई डाउन साइड में निगेटिव होता है। तो चलिए अगर कहीं भी कोई भी पॉइंट अगर दिया रहे, मान लेते हैं -5 2 दिया हुआ है, 2 5 दिया हुआ है, 3 3 दिया हुआ है, 5 -2 दिया हुआ है, इस तरह से दिया हुआ है, -2 -2 दिया हुआ है। तो हमको इसको देख के हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए कि ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अब जैसे -5 और 2 है तो इसमें एक्स क्वाड्रेंट जो है, एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो -5 है, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट निगेटिव है, और बाई कोऑर्डिनेट जो है वो 2 है, यानी बाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है। तो एक्स कोऑर्डिनेट निगेटिव है, यानी कि एक्स ये ओरिजिन के राइट साइड में लेफ्ट साइड में होगा। ये जो -5 पॉइंट है वो ओरिजिन के लेफ्ट साइड में होगा। अगर ओरिजिन के लेफ्ट साइड में होगा तो इस तरफ होगा। अब इससे तो इतना कंफर्म हो गया कि इस लाइन के इधर होगा। और उसके बाद बाई जो है वो +2 है, बाई +2 है, मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर होगा, तो इधर होगा, बाई एक्सिस के लेफ्ट साइड में होगा और एक्स एक्सिस के ऊपर होगा, यानी कि यहाँ पे होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा। ये -5 और 2 जो है, -5 और 2 ये कहीं यहाँ पे होगा, -5 और 2। इस तरह से जो सेकेंड क्वाड्रेंट में हुआ उसमें एक्स निगेटिव हो जाता है और बाई पॉजिटिव हो जाता है, बाई पॉजिटिव और एक्स निगेटिव, तो सेकेंड क्वाड्रेंट। उसी तरह
थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है, दोनों निगेटिव, अगर दोनों निगेटिव है तो थर्ड क्वाड्रेंट में उसको दिखाते हैं। क्योंकि यहाँ पे एक्स एक्सिस भी बाई एक्सिस के लेफ्ट साइड वाला पोर्शन है और बाई एक्सिस एक्स एक्सिस के नीचे वाला पोर्शन है, तो यहाँ पे दोनों निगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस का वैल्यू पॉजिटिव, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट का वैल्यू पॉजिटिव और बाई कोऑर्डिनेट का वैल्यू निगेटिव। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स का वैल्यू पॉजिटिव, बाई का वैल्यू निगेटिव। तो इसी तरह से अगर हमें दिया रहे कुछ पॉइंट्स, जैसे इस तरह के कुछ पॉइंट्स दिया हुआ है, तो हमें देख के पॉइंट देख के पता हो जाना चाहिए कि ये किस क्वाड्रेंट का पॉइंट है। तो 2 और 5 दोनों पॉजिटिव है। जब दोनों पॉजिटिव है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का होगा, इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होता है। उसके बाद 3 3 ये भी दोनों पॉजिटिव है, ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट का हो जाएगा। 3 3 जैसे ये यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 3 है, तो इस तरह से यहाँ पे कोई पॉइंट होगा 3 3। उसी तरह से 5 2, अब 5 2 कौन सा क्वाड्रेंट का है, तो 5 एक्स है, एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो पॉजिटिव है और बाई कोऑर्डिनेट जो है वो निगेटिव है। तो एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, बाई निगेटिव, ये सिचुएशन किस क्वाड्रेंट का था, तो ये सिचुएशन फोर्थ क्वाड्रेंट का था, एक्स पॉजिटिव बाई निगेटिव। इसलिए इस पॉइंट को हम फोर्थ क्वाड्रेंट में दिखाएंगे, ये पॉइंट जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। उसी तरह ये -2 -2, तो -2 मतलब दोनों निगेटिव में है। अब दोनों निगेटिव में है तो बताए थे हम कि दोनों निगेटिव अगर हो तो वो कौन सा क्वाड्रेंट में लाई करेगा, वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स भी निगेटिव और बाई भी निगेटिव। इसी तरह से अब हम इतना समझ गए होंगे कि कोई भी पॉइंट हमको दिया जाए तो हमको दिमाग में आ जाना चाहिए, हमको देख के पता लग जाना चाहिए कि वो पॉइंट किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, किस में लाई करेगा, वो देख के पता चल जाना चाहिए। उसके बाद हम उसको आराम से पॉइंट को कहीं भी एक फिगर बना के और रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में फिगर बहुत इंपॉर्टेंस रखता है और फिगर स्टार्टिंग में फिगर बना के आपको पॉइंट दिखाना है, लेकिन जब आगे बढ़ेंगे तो फिगर आपके दिमाग में आना चाहिए और सॉल्यूशन आपके कॉपी पे होना चाहिए। तो इसलिए इसके आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें और क्या क्या कर सकते हैं। हाँ, तो जैसे इस तरह का क्वेश्चन आता है, इन फिगर ABC इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। ABC जो है, ABC वो इक्विलैटरल ट्रायंगल है। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो आप लोग को पता होगा ये साइड इज इक्वल टू ये साइड इज इक्वल टू ये साइड होगा। तो ABC इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, देन फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A। पॉइंट A का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो B का कोऑर्डिनेट क्या है, C का कोऑर्डिनेट क्या है, ये फिगर से देख के पता करना है। तो B का कोऑर्डिनेट, जैसे कि अगर कोई पॉइंट बताए कि P है यहाँ पे, उसका x और y कोऑर्डिनेट होगा, तो अगर कोई जो पॉइंट है वो x एक्सिस पर हो या y एक्सिस पर हो, तब उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। जब कोई पॉइंट x एक्सिस पर हो तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा और x कोऑर्डिनेट जहाँ पे वो होगा उस पोजीशन का कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट हो जाएगा। उसी तरह अगर कोई पॉइंट जो है वो अगर y एक्सिस पे हो तो उसका x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। तो इसलिए अगर ये a जो है वो y एक्सिस पे है, a जो पॉइंट है वो y एक्सिस पे है, तो इसका एक कोऑर्डिनेट तो x होगा जो 0 हो जाएगा और दूसरा कोऑर्डिनेट y है, कुछ हाइट है इसका, y कोऑर्डिनेट कुछ होगा लेकिन हमें अभी मालूम नहीं है, तो उसको चलिए y मान लेते हैं। a का कोऑर्डिनेट 0 y हमारे पास आ गया। उसी तरह b का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, b जो है वो x एक्सिस पे है। अगर b x एक्सिस पे है तो इसका y कोऑर्डिनेट तो 0 होगा, लेकिन x कोऑर्डिनेट क्या होगा, यहाँ पे -2 पे है, तो ये हो जाएगा -2 और 0। उसी तरह c का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, c का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2 और 0। अब चूंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है
ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसलिए इसका तीनों साइड बराबर होगा। और अगर सामने के शीर्ष से, सामने के वर्टेक्स से अगर बेस पे परपेंडिकुलर डाला गया है, ये चूँकि 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर डाला गया है, तो ये जो डिस्टेंस होगा, ये जो बेस होगा उसका, वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। अगर दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा तो नंबर लाइन पे जैसे आप देखते थे कि ये कितने यूनिट डिस्टेंस है, ये है 4 यूनिट डिस्टेंस। अगर इसके बीच का डिस्टेंस निकाला जाए नंबर लाइन पे तो हो जाएगा डिस्टेंस, मतलब BC इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, BC इज इक्वल टू हो जाएगा 2 माइनस -2 इज इक्वल टू 2 + 2 इज इक्वल टू 4। तो इसके बीच का डिस्टेंस जो है, ये तो नंबर लाइन है, 1 डायमेंशनल है, तो ये इसके बीच का जो डिस्टेंस हो जाएगा वो 4 यूनिट्स हो जाएगा, 4 यूनिट्स हो जाएगा। तो ये अगर डिवाइड कर रहा है, इक्वल डिवाइड कर रहा है, तो ये 2 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। तो अब कोई स्टूडेंट इस तरह से सोच सकता है कि अगर ये 2 है और ये जो साइड है, हमें ये हाइट निकालना है, और ये चूँकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का हर एक कोण कितना डिग्री होता है, 60 डिग्री। और अगर हमें ये 60 डिग्री पता है और अगर ये हाइट निकालना है, बेस दिया हुआ है, तो हम पहले पढ़ चुके हैं ट्रिगोनोमेट्री। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो पीछे के वीडियो देख सकते हैं, ट्रिगोनोमेट्री प्लेलिस्ट में सब मिल जाएगा। ट्रिगोनोमेट्री से अगर देखें तो बेस है और हाइट है, तो अगर tan 60 डिग्री लेंगे, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर मीन्स हो जाएगा, ये हाइट ही तो बाई लिया गया है। अगर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0 और बाई है तो 0 x कोऑर्डिनेट और बाई कोऑर्डिनेट, तो ये हाइट बाई लिया गया है, तो यानी कि बाई हो जाएगा बाई 2। दैट इम्प्लाइज tan 60 होता है √3 इज इक्वल टू बाई 2। दैट इम्प्लाइज बाई इज इक्वल टू 2√3 यूनिट्स। तो बाई का ही वैल्यू हमको लाना था, और बाई का वैल्यू एकदम आसानी से 2 लाइन में आ गया। बाई का वैल्यू क्या होगा, अभी आप इसमें आगे पढ़ेंगे डिस्टेंस फार्मूला से भी आप निकाल सकते हैं। हाँ, तो कभी कभी इस तरह का भी क्वेश्चन आता है, जैसे फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट P रिलेटिव टू x एक्सिस। मान लिए यहाँ पे कोई पॉइंट है P, उसका कोऑर्डिनेट है 5 और 3 है, तो पूछ रहा है कि रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट P रिलेटिव टू x एक्सिस, मतलब x एक्सिस को अगर मिरर मान लिया जाए, प्लेन मिरर, x एक्सिस को अगर प्लेन मिरर मान लिया जाए तो पॉइंट P का रिफ्लेक्शन क्या होगा। तो जैसा कि प्लेन मिरर के प्रॉपर्टी में आप जानते हैं कि प्लेन मिरर में मिरर से जितना दूरी पे हम ऑब्जेक्ट रखते हैं, उसका इमेज मिरर के पीछे उतना ही दूरी पे बनता है। तो ये इसका जो x एक्सिस से डिस्टेंस होगा, मतलब बाई कोऑर्डिनेट का जो डिस्टेंस ये 3 है, ये 5 है। x कोऑर्डिनेट का डिस्टेंस 5 है और बाई कोऑर्डिनेट का डिस्टेंस 3 है, तो ये सेम x कोऑर्डिनेट का डिस्टेंस सेम रह जाएगा। जो मिरर बन रहा है, जो एक्सिस मिरर बन रहा है, उसके कोऑर्डिनेट में कोई चेंज नहीं होगा, और जो एक्सिस दूसरे एक्सिस के कोऑर्डिनेट में प्लस से माइनस हो जाएगा, माइनस से प्लस हो जाएगा। तो प्लस है, तो अगर ये मिरर है, ये मिरर ले लेते हैं x एक्सिस को, तो सेम उतना ही डिस्टेंस पे, मतलब 3 पे ये 5 ही रह जाएगा, और ये 3 पे यहाँ पे P डैश पॉइंट आ जाएगा, जिसका कोऑर्डिनेट होगा 5 और -3।
इस तरह से अगर रिफ्लेक्शन वाला क्वेश्चन आता है तो जो एक्सिस हमको मिरर के रूप में दिया है, जो जिस एक्सिस के रिलेटिव में हमको रिफ्लेक्शन लेना है, उस एक्सिस का कोऑर्डिनेट में कोई चेंज नहीं होता है। और दूसरे कोऑर्डिनेट जो मतलब एक्स एक्सिस लिए तो वाई कोऑर्डिनेट में जितना है ऊपर उसका कोऑर्डिनेट उसी में माइनस हो जाएगा, या माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा। इस तरह से अगर बाई एक्सिस को मिरर ले लेते तो क्या होता, अगर बाई एक्सिस को मिरर ले लेते तो जैसा कि इसमें बताया जिस एक्सिस को मिरर लेते हैं उसके कोऑर्डिनेट में कोई चेंज नहीं होता है। तो अगर बाई एक्सिस को मिरर लेंगे तो बाई के कोऑर्डिनेट में कोई चेंज नहीं होगा। तो यहाँ से जितनी दूरी पे P है उतना ही दूरी पे इधर P डैश बन जाएगा, यहाँ पे P डैश बन जाएगा। तो यानी कि बाई कोऑर्डिनेट जो है 3 का 3 ही रह जाएगा, कोई चेंज नहीं, ना साइन का चेंज ना मैग्नीट्यूड का चेंज। तो 3 का 3 रह जाएगा, लेकिन x जो है वो -5 हो जाएगा। तो इसका जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा -5 और 3 हो जाएगा। तो इस तरह से रिफ्लेक्शन का क्वेश्चन भी आराम से बना सकते हैं। अब हम लोग जो कि आपके सिलेबस में है डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला देखते हैं क्या होता है। हाँ, तो डिस्टेंस फार्मूला क्या है? डिस्टेंस जहाँ पूछ रहा है तो कोई 2 पॉइंट की बात कर रहा होगा तभी डिस्टेंस होगा, 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालेंगे। तो चलिए एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लेते हैं, एक्स वाई प्लेन ले लेते हैं जहाँ पे एक्स और एक्स डैश, वाई और वाई डैश इस तरह से है। एक्स इधर पॉजिटिव है, इधर एक्स निगेटिव है, ऊपर वाई पॉजिटिव है, नीचे वाई निगेटिव है। तो यहाँ पे ओरिजिन है 0 0। अब कोई पॉइंट मान लेते हैं, कोई पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट है P और एक दूसरा पॉइंट है यहाँ पे Q। अब जब पॉइंट है तो इसका कुछ कोऑर्डिनेट होगा, एक्स वाई कोऑर्डिनेट होगा, उसका कुछ एड्रेस होगा, पता होगा, तभी तो पॉइंट है। तो उसका पता डाल देते हैं, यानी उसका कोऑर्डिनेट डाल देते हैं। उसका कोऑर्डिनेट डाल दिए। चलिए ये अगर पॉइंट 1 है तो x1 बाई 1 इसका होगा, और ये अगर पॉइंट 2 है तो x2 बाई 2 होगा, कुछ भी कोऑर्डिनेट होगा। ये पहला पॉइंट है तो x1 बाई 1, ये दूसरा पॉइंट है तो x2 बाई 2। तो अब क्या है, ये दोनों की बीच की दूरी हमको निकालना है। ये बीच की दूरी हमें निकालना है। अब ये बीच की दूरी कैसे निकलेगी? जैसा कि हम बताए जो भी पॉइंट है उस पॉइंट से अगर हम एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर लाएंगे तो ओरिजिन से जो उस पॉइंट की दूरी होगी वो एक्स कोऑर्डिनेट होगा, और ओरिजिन से जब हम यहाँ से बाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर लाएंगे तो ओरिजिन से बाई उस पॉइंट की जो दूरी होगी उसे हम बाई कोऑर्डिनेट कहेंगे। तो इस पॉइंट के हिसाब से ये अगर यहाँ से परपेंडिकुलर डालें तो ये जो दूरी हो जाएगी वो x1 हो जाएगी, ये जो दूरी हुई x1 हो गई। और ये अगर बाई एक्सिस पे डालें तो ये जो दूरी हो गई ये y1 हो गई। उसी तरह से यहाँ से अगर x एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालें तो ये जो दूरी हो गई ये x2 हो गई। उसी तरह से ये हो गई जो y2 हो गई। अब क्या करेंगे, अब जब x2 by2 हो गई तो एक यहाँ पर से लाइन बना लेंगे। चूँकि ये दोनों परपेंडिकुलर है, दोनों पैरेलल है एक दूसरे के, तो यहाँ पर से लाइन बना लिए। यहाँ पे परपेंडिकुलर इस पे भी डाल दिए, इस पॉइंट का नाम रख दिए B। कोई पॉइंट है जहाँ पे परपेंडिकुलर वहाँ पे मैच किया, उसका नाम रख दिए B। अब हमें दिख रहा है कि PQB जो है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अब राइट एंगल ट्रायंगल बन गया तो हमें अगर ये डिस्टेंस पता चल जाए और ये डिस्टेंस पता चल जाए तो पाइथागोरस प्रमेय से ये डिस्टेंस निकल जाएगा, और यही डिस्टेंस हमें निकालना है डिस्टेंस फार्मूला में। तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, अगर एक्स एक्सिस के अलोंग यहाँ से यहाँ तक x1 है और यहाँ से यहाँ तक x2 है,
तो ये बीच वाला जो डिस्टेंस होगा वो x2 माइनस x1 लिख सकते हैं, और ये सेम डिस्टेंस ये हो जाएगा x2 माइनस x1। उसी तरह से अगर यहाँ से यहाँ तक y1 है और यहाँ से यहाँ तक y2 है, तो ये बीच वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा? ये डिस्टेंस हो जाएगा y2 माइनस y1। अब अगर त्रिभुज ट्रायंगल PQB में अगर करेंगे तो अगर पाइथागोरस थ्योरम लगा दें, तो अगर हमको PQ निकालना है, PQ इज इक्वल टू PB स्क्वायर प्लस QB स्क्वायर। PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PB स्क्वायर प्लस QB स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय। ये पाइथागोरस थ्योरम से हो जाएगा। अभी PQ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? रूट अंडर QB इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? QB है यहाँ, PB इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? by2 माइनस बाई वन का स्क्वायर प्लस QB क्या लिख सकते हैं? QB लिख सकते हैं x2 माइनस x1 का स्क्वायर। तो इस तरह से हमें ये डिस्टेंस फार्मूला मिल गया। अब हमें पता है, अब ये हुआ क्या कि दूसरे पॉइंट का अगर x कोऑर्डिनेट देखें तो दूसरे पॉइंट का x कोऑर्डिनेट माइनस पहले पॉइंट का x कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस दूसरे पॉइंट का y कोऑर्डिनेट माइनस पहले पॉइंट का y कोऑर्डिनेट का स्क्वायर का अंडर रूट करेंगे तो ये मिल जाएगा मेरा PQ डिस्टेंस। और चूंकि इधर से स्क्वायर आया है, इधर रूट बना है, तो यहाँ प्लस माइनस होगा, लेकिन यहाँ पे प्लस माइनस हम इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि ये जो है एक डिस्टेंस है और डिस्टेंस कभी निगेटिव में नहीं होता है, इसलिए PQ इज इक्वल टू by2 माइनस by1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर अंडर रूट। इसलिए ये हमारा अब डिस्टेंस फार्मूला हो गया और आगे हम इसी फार्मूला से बनाएंगे। देखते हैं आगे क्वेश्चन किस तरह से आता है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पॉइंट्स। अब पॉइंट्स कौन कौन सा है? अब 2 पॉइंट दे दिया है, अभी हमने डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा और 2 पॉइंट दे दिया है हमें और उसके बीच का डिस्टेंस निकालना है हमें। तो दिया हुआ है 0.2341 माइनस 57 माइनस 13। तो पहला नंबर को देख के पता चल रहा है दोनों पॉजिटिव है, इसमें भी दोनों पॉजिटिव है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट का पॉइंट है। तो इससे हमारे दिमाग में रखना है कि हाँ ये दोनों पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का पॉइंट है, बस वो दिमाग में खाली रहना है, बाकी फार्मूला से हमें इसे निकालना है। तो पहला का फार्मूला लगाते हैं, उसमें था x2 डिस्टेंस क्या हो जाएगा पहला का, अगर पॉइंट ए बी है, कोई पॉइंट ए बी है, मान लीजिए ए है यहाँ और यहाँ बी है और इसका है 2 3 और यहाँ है 4 1। तो अगर हमको ए बी निकालना है डिस्टेंस तो x2 होता है रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस by2 माइनस by1 का होल स्क्वायर। तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि x2 कौन सा लें और x1 कौन सा लें। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसको भी अगर पॉइंट एक इसको मान लिए हैं तो इसको x1 x2 लें। अब पॉइंट अगर इसको नहीं, इसको पॉइंट 2 मान लिए हैं और इसको पॉइंट 1 मान लिए हैं। चलिए अधिकतर में तो आप इसको पॉइंट 1 2 मान के तो कहीं भी बना हुआ देख लेंगे, लेकिन इसी को हम पॉइंट 1 मान लिए, इसी को 2 मान लिए। चलिए तो अगर इसको 1 मान लिए तो ये x1 x2 हो गया, x1 by 1 हो गया और ये x2 by 2 हो गया। तो इस तरह से अगर ए बी इज इक्वल टू निकालेंगे तो क्या होगा, रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस by2 माइनस by1 का स्क्वायर
हो जाएगा क्या, x2 मतलब 2 माइनस x2 माइनस x1 -4 का स्क्वायर प्लस बाई 2 माइनस बाई 1, बाई 2 है 3, बाई 1 है 1, तो 3 माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू रूट अंडर 2 माइनस 4 हो गया -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर हो गया रूट अंडर 4 प्लस 4 इक्वल टू रूट 8 इज इक्वल टू 2 रूट 2। इस तरह से इतना यूनिट आ गया आंसर पहला का। उसी तरह अगर दूसरा क्वेश्चन बनाना हो तो क्या करेंगे, दूसरा क्वेश्चन का कैसे बनेगा। दूसरा क्वेश्चन में भी कोई पॉइंट मान लेते हैं, इसमें P मान लेते हैं, P का कोऑर्डिनेट जो है -5 7 है, और यहाँ पे Q मान लेते हैं, Q का कोऑर्डिनेट है -1 और 3। चलिए इसमें 1 नंबर ये मान लिए, 2 नंबर ये मान लिए, इसको मिला दीजिए। ये डिस्टेंस हम फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ भी हम लिख देंगे दूसरा नंबर में PQ इज इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस बाई 2 माइनस बाई 1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे पॉइंट 2 ये माने हैं, तो x1 उसका पहले पॉइंट 2 ये माने हैं, पॉइंट 1 ये माने हैं, तो x1 क्या हो जाएगा -5 रूट अंडर -5 और माइनस x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, तो x2 क्या हो जाएगा, 2 नंबर पॉइंट यहाँ माने तो x2 -1 और x1 -5 है, तो इसे माइनस में करके यहाँ -5 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, बाई 2 है 3 -7, तो 3 -7 का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये है रूट अंडर -1, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके हो गया प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 3 -7 मतलब -4 का स्क्वायर, -1 प्लस 5 मतलब 4 का स्क्वायर और प्लस -4 का स्क्वायर का रूट अंडर। ये हो गया 16 प्लस 16 32। अब 32 को अगर बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा 4 रूट 2 यूनिट्स, ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा मिस्टेक होता है, जनरली कैलकुलेशन ही मिस्टेक होता है। फार्मूला तो बहुत आसान है, कोई भूलता नहीं है, कैलकुलेशन बहुत संयम से करना है, बहुत उसको कॉन्शियस रह के करना है कि कहीं कैलकुलेशन में माइनस प्लस हो जाएगा तो पूरा जो है आंसर गलत आ जाएगा। इसलिए कैलकुलेशन एकदम सही से करना है, देख के करना है। तो आज इतना ही इस वीडियो में रहने देते हैं, अगले वीडियो में हम इसका एक्सरसाइज आगे बढ़ाएंगे। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो आपको तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और कमेंट करें। धन्यवाद।